सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़, ठीक है। ये चीज़ें तो इसलिए देखो, ये मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उस डोमेन में जा रहे हो और मान लो कभी किसी को पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए उसका प्रोफेशनल डेफिनेशन। इट इज़ यूज टू वेरीफाई एंड वैलिडेट दैट, verify and validate application functionality that application is working properly or not. It is mandatory phase of SDLC। एक होता है SDLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ एक SDLC और एक STLC। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल टू सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास है या जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में सब आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, APIs, ये सभी चीज़ें आजकल मैंडेटरी चेक होती हैं। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है उसके अंदर हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग एक मैंडेटरी फेज है। मतलब टेस्टिंग तो होना ही है, बिना टेस्टिंग के हम एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। यदि टेस्टिंग ओके है तभी एप्लीकेशन क्या होगा, प्रोडक्शन में रिलीज होगा, ओके। अब बात करते हैं अपन, तो मतलब ये जो मैंने आपको फर्स्ट चीज जो लिखी है, इट इज यूज टू वेरीफाई एंड वैलिडेट एप्लीकेशंस फंक्शनैलिटी दैट एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इसको हम सॉफ्टवेयर वेरीफाई का मतलब ये होता है, यही जो आपका SRS है, इससे ही अब आप जैसे मान लो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई, अब इस वेबसाइट में आपने बोल दिया कि वेबसाइट सही है, ठीक है, आपने नॉर्मल एक कॉमन सेंस लगा के बोल दिया सही है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये वेबसाइट गलत है। क्यों बोल सकता हूँ? मान लो SRS में लिखा है कि इस वेबसाइट के अंदर के हेडर मेन्यू के अंदर सिर्फ 5 मेन्यू आइटम ही होने चाहिए, रिक्वायरमेंट में ऐसा है, और आपने बना दिया 7 या 8 बना दिया, तो गलत है ना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट से मैच, इसको बोलते हैं वेरीफाई। मतलब पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बारे में पता होगा, फिर आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना मतलब एक्चुअल रिक्वायरमेंट से मैच करना है, ठीक है। तो ये जैसे अभी जैसे आपने बताया कि उसमें 7-8 मेन्यू हो गए, हाँ, तो ये चेक करना भी अपना काम है, आपका ही काम ये है। तो एप्लीकेशन ये डेवलपर टीम ने बनाई होगी ना वो आइकन, तो डेवलपर टीम तो मिस्टेक कर सकती है ना, वही तो पकड़ना है आपको। ठीक है। डेवलपर टीम का ध्यान भंग हो गया, हो सकता है सामने वाला कोई UI वाला था, काम कर रहा था, उसने 3 मेन्यू सोचा कि मैं बाद में बनाऊंगा, अभी उसके आइकॉन नहीं आए। कभी कभी ऐसा भी होता है, आइकॉन उसको आ गया, उसका ध्यान ही भूल गया और आगे का काम कर दिया उसने, और एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। और डेवलपर को तो कोई मतलब नहीं है, उसको UI टीम कर रही थी काम, डेवलपर को तो जैसा मिला वैसा उसने लगा दिया। अब वो टेस्टिंग टीम के पास आई, टेस्टिंग टीम भी इतना फेथ कर लेगा, अरे ये जो एक्सपीरियंस लोग हैं यार UI के, इसको 10 साल के एक्सपीरियंस है, क्या ही गलती करेगा ये तो डेवलपर है, ये क्या ही मिस्टेक करेगा। तो सीधा सीधा टेस्टिंग टीम ने भी क्या कर दिया, उसको ओके कर दिया। बाद में पता चला क्लाइंट एंड पे आया, क्लाइंट ने बोला कि मेरे 3 मेन्यू आइटम जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो तो है ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा ना कंपनी के लिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स आएगी अपने को एक एक रिक्वायरमेंट जो है वो मैच भी करनी है और हाँ, उसको टेस्ट भी करना है। उसको टेस्ट भी करना है, उसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, वेरीफाई मीन्स टू क्रॉस चेक और रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स तो बनते ही है, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं? एक SRS, दूसरा FRS भी बनता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। SRS मतलब सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, उसका सबसे जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? SRS बोलते हैं। और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? FRS बोलते हैं। तो कंपनी में दोनों बनता है, SRS भी बनता है और FRS भी बनता है, ठीक है। एक BRS भी बनता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, पर उसमें पेमेंट लिखा रहता है।
माइलस्टोन लिखा रहता है कि कितना चार्ज रहेगा, कब कब क्लाइंट को पेमेंट, तो वो शेयर नहीं करती कंपनी। कंपनी क्या शेयर करती है? SRS और FRS, ठीक है। एंड क्रिएट टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केस रिपोर्ट, ठीक है। वैलिडेट मीन्स टू चेक दैट actual result of application is matching from expected result। मतलब जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन में, मतलब जो क्लाइंट को चाहिए और जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये दोनों रिजल्ट क्या होना चाहिए? मैचिंग होना चाहिए। तो वैलिडेट मीन्स टू क्रॉस वेरीफाई करना कि मतलब हाँ मैचिंग है कि नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि आपका क्या होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर, अब देखो एक्सपीरियंस वाले टेस्टर को कंपनी क्यों हायर करती है? जैसे कभी कभी कंपनी बोलती है कि 8 साल या 10 साल एक्सपीरियंस, उनको क्या रहता है? उनको पहले से पता रहता है ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो भी एक बार डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। कोई एडवोकेट भी रहता है ना, तो यदि उसको कोई भी केस होता है तो उसको देखने के लिए भी पहले वो पूरा बुक पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, और फिर देखता है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, और उसके बेसिस में ही वहाँ पर बहस करता है। नहीं तो मजिस्ट्रेट उसको ऐसे ही भगा देता कि तुम क्या देख के आए। तो वैसे यहाँ पर भी है कि टेस्टिंग टीम ने यदि किसी भी चीज़ को बग यदि आपने डिक्लेयर करा है, तो आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। और क्योंकि डेवलपर पे आप क्या कर रहे हो? डेवलपर के अंदर के क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, और डेवलपमेंट टीम अपने स्तर पे पूरा टेस्ट करती है। उसके बाद ही, मतलब बहुत कम, जितनी अच्छी डेवलपमेंट टीम होती है उतनी बहुत, मतलब कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आप यदि मनाते हो भगवान से कि एक आध बग मिल जाए, अच्छा, तो मैं जाकर के बता सकूं कि मुझे कुछ बग मिला पूरे दिन भर में, तब भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यदि आपकी डेवलपमेंट टीम यदि नॉर्मल है तो फिर तो बहुत सारे बग मिलने के आसार रहते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया आपको कि दोनों का क्या मतलब होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया SRS और FRS और FRS, ये हर कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ SRS FRS का एक आध डॉक्यूमेंट्स दिखा भी देता हूँ। जैसे लाइव प्रोजेक्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है ना, जैसे कंपनी अगर कल को मैं काम करता हूँ, वो मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स देगी कोई पूरी, प्रोजेक्ट असाइन करेगी कि भाई ये करना है, तो वो मेरे को SRS के फॉर्म में देगी। हाँ, नहीं मैं लाइव प्रोजेक्ट का ही बता देता हूँ। अनकॉमन, देखो इस तरीके से एग्रीमेंट भी होता है, प्रपोजल, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। देखो जैसे पहले प्रपोजल आता है, जैसे ये पूरा देखो, ये जैसे अपना एक क्लाइंट है, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्स है, देखो ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से पूरा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ ये पूरा लिखा है। इसमें पूरा प्रोजेक्ट कंटेन्स 4 टाइप ऑफ यूजर्स, पूरा लिखा है इसमें कि प्रोजेक्ट के अंदर 5 अलग अलग टाइप के यूजर्स होंगे, ठीक है। ये एक मतलब एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का पूरा एक हुआ है। एंड यूजर्स मतलब कस्टमर, डिस्पेंसरी ओनर, एडमिन, डिलीवरी बॉय, मोबाइल ऐप। अब इसमें ये देखो ऐसा रिक्वायरमेंट लिखा है कि एप्लीकेशन में क्या होगा, आइकॉन टीम वुड डिजाइन एप्लीकेशन आइकॉन फ्रॉम मोबाइल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, वी विल ओपन टू यू और सजेस्ट एंड फीडबैक वाइल डिजाइनिंग। स्प्लैश स्क्रीन होगा, जैसे आपने देखा होगा कोई ऐप खुलता है तो पहला स्क्रीन खुलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लैश स्क्रीन। फिर इसमें साइन अप होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा। फिर इसके अंदर क्या होगा? लॉगिन स्क्रीन होगा। फिर लॉगिन स्क्रीन के बाद होम स्क्रीन होगा। होम स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी वो पूरा लिखा हुआ है, एक एक चीज़ों को डिटेल में लिखते हैं। ये फॉरेन का प्रोजेक्ट है, US का प्रोजेक्ट है। तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है, जो इसके ऊपर लिखा था उससे मतलब नहीं है। हाँ, इससे मतलब नहीं। ये होम स्क्रीन में क्या क्या होगा, जैसे ये ऑप्शन दे दिया ना इसने कि करंट लोकेशन रहेगा, सर्च बार रहेगा, ऑफर लिस्टिंग रहेगा, कैटेगरीज रहेगा। आजकल तो और सरल हो गया, आजकल तो वायर फ्रेम बना रहता है, क्लाइंट वहीं से बनवा के वायर फ्रेम दे देता है। वायर फ्रेम में एक एक चीज़ें रहती है कि इसका UI ऐसा दिखेगा, इसका डिजाइन ऐसा दिखेगा, इसमें मेन्यू में ये रहेगा। तो वो वायर फ्रेम डेवलपर के लिए भी बहुत आसान रहता है और टेस्टर के लिए भी बहुत आसान, वो दिख जाता है। हाँ वो पूरा दिख जाता है। सपोजिटली ऐसा होना चाहिए। तो दोनों टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, ये वाले भी आते हैं। कुछ लोग तो हैंड्स राइटिंग करके भी दे देते हैं, हैंड राइट करके पूरा ऐसे कॉपी है ना, तो ऐसे पूरा बना करके और पूरा उसको फोटो खींच करके दे देते हैं। फिर हमारी जो टीम होती है उसको पूरा एनालाइज करती है, फिर उसका पूरा टेक्निकल पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाती है, फिर उस डॉक्यूमेंट्स को उनको देती है। ऐसा ये पूरी चीज़ें हैं इसके अंदर।
मेन्यू मैनेजमेंट, यूजर में, मतलब एक दिखा रहा हूँ मैं आपको सैम्पल कि एक चीज़ें क्या है, इस तरीके से पूरी चीज़ें मैनेज होती है, पूरा एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फाइनल क्या है, चीज़ों को मैनेज होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स है। SRS इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड रहता है, उसमें और बहुत सारी चीज़ों को पूरा एक एक करके पूरा बहुत डिटेल में क्या है वो चीज़ें बनाई जाती है। अब आजकल तो आप ChatGPT से चाहो तो बनवा भी सकते हो कि आई वांट टू क्रिएट SRS, कंप्लीट SRS फॉर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वो पूरा आपको SRS बना के भी दे देगा। तो इससे पूछ सकते हो कि SRS और FRS में क्या डिफरेंस होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो वो सभी चीज़ें बता देगा। तो ये टेस्टिंग क्यों कराया जाता है, टेस्टिंग कराने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करना, मतलब प्रोडक्ट के अंदर एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ये पूरा स्टेबल हो चुका है। ठीक है, इसके लिए लेकिन क्लाइंट ऐसे नहीं मानता है, उसको आपको अलग अलग तरीके के टेस्ट केस रिपोर्ट, जैसे आपने बताना पड़ेगा आपको कि आपने 3000 टेस्ट केस रिपोर्ट या 3000 अलग अलग टेस्ट केसेस बनाए, 3000 टेस्ट केसेस में आपने इतने सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करा, आपको इतने सारे बग मिले, आपने इन सभी वक्त, उसको बोलते हैं RTM, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, वो पूरी चीज़ें आपको बताना पड़ता है लास्ट में कि ये चीज़ें मैनेज्ड हुई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होते हैं। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जो मेनली जो कैटेगराइजेशन किया गया है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो 3 टाइप में है। एक है फंक्शनल, जैसे फंक्शनल टेस्टर होता है ना, हाँ, एक नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल मैनुअल ये एक ही रहते हैं ना दोनों? हाँ नहीं, मैनुअल का मतलब होता है बिना टूल के, विदाउट टूल का यूज़ किए बगैर यदि आप कोई भी टेस्टिंग करते हो उसको मैनुअल बोलते हैं। मतलब आपको कोई ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैनुअल हो गया, अब आपको लॉगिन फॉर्म चेक करना है, लॉगिन फॉर्म में 50 बार चेंजेस हुआ तो आपको 50 बार मैनुअली ही टेस्ट करना है, इसको बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल टेस्टिंग में बस एक प्रॉब्लम आती है, रिग्रेशन में दिक्कत आती है। रिग्रेशन समझते हो ना, रिग्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को बार बार करना, कि मान लो एक प्रोजेक्ट है, आपको एक ERP, स्कूल का ERP है, अब स्कूल वाले ने बोला मुझे मार्कशीट में ये चाहिए, ठीक है, मेरे को ये मतलब जो अपना जो इनवॉइस आ रहा है उस इनवॉइस के अंदर ये जो फीस रिसिप्ट आ रहा है उसके अंदर ये चाहिए, अभी CBSE ने ये वाला पैटर्न चेंज कर दिया तो ये पैटर्न आपको और चाहिए, तो वो चेंजेस करवाएगा, तो आपको मैनुअली वो सब पूरी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, बार बार रिटेस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, तो फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, एक फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं इसको। दूसरा जो होता है वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होता है, और तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन जब प्रोडक्शन पे रिलीज हो जाता है, मतलब 3 इन्वायरमेंट होते हैं, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो डेवलपर का मशीन होता है, दूसरा टेस्टिंग इन्वायरमेंट जो टेस्टर जिस मशीन का यूज़ करता है या इन्वायरमेंट का यूज़ करता है, और तीसरा प्रोडक्शन जो क्लाइंट करता है। तो जब कोई भी एप्लीकेशन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के बाद यदि उसके अंदर कोई बग आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं मेंटेनेंस टेस्टिंग। ठीक है, मेंटेनेंस टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग, जैसे आप अभी किसी कंपनी में जाओगे तो 90% काम आपको फंक्शनल टेस्टिंग में, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, मेन्यू सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगो क्लिकेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सभी स्क्रीन में प्रॉपर विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लॉगिन फॉर्म है तो लॉगिन फॉर्म के अंदर ऐसा तो नहीं है सामने वाले ने पासवर्ड सीधे आपको सामने से दिख रहा है, पासवर्ड में वीक पासवर्ड तो नहीं ले रहा है, लॉगिन के अंदर उसने कुछ अथेंटिकेशन लगाया भी है कि नहीं लगाया, कि सिंपल लॉगिन फॉर्म बना दिया, तो वो सब चीज़ें क्या है, एक फंक्शनल टेस्टिंग का पूरा पार्ट है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज टू, अभी मैं आपको एक लाइव एप्लीकेशन भी दूंगा, उस एप्लीकेशन को अभी मैंने उसको बना ही रहा हूँ, तो उस एप्लीकेशन को आपको पूरा टेस्ट करना रहेगा और उसके बग निकाल के देना रहेगा, तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक लाइव प्रोजेक्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो पूरा एक LMS है, LMS समझते हो ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इट इज़ यूज टू चेक फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल्स दैट इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रहता है कि मान लो आपका, जैसे आपको चेक करना है वेरीफाई एंड वैलिडेट या टेस्ट लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म एक मॉड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। मतलब लॉगिन फॉर्म यदि आपका कहीं पर भी बग है तो आपका एप्लीकेशन में सबसे बड़ा बग माना जाता है। क्योंकि लॉगिन यदि सामने वाला, लॉगिन सबसे प्रीमियम मॉड्यूल होता है, आपको पता है कि लॉगिन से ही हैकिंग होती है।
ठीक है। तो टू टेस्ट या वेरीफाई लॉगिन फॉर्म, इसको वेरीफाई या वैलिडेट भी बोल सकते हो, वेरीफाई एंड वैलिडेट लॉगिन फॉर्म, वेरीफाई एंड वैलिडेट। टेस्ट मतलब दोनों चीज़ें। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जा कर के वैलिडेट करने लगे, जैसे आपने डेटा एंट्री करना चालू कर दिया, इसको बोलते हैं वैलिडेट करना, लेकिन पहले आप वेरीफाई तो करो कि सामने वाले, अब आपने लॉगिन फॉर्म देखा, ठीक है, मान लो मैंने एक लॉगिन फॉर्म दे दिया जैसे ये मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट है, अभी ये स्टेजिंग में, मतलब इसको मैंने लाइव नहीं करा है, lms.codemug.in, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये बनाया, मैंने लॉगिन, ठीक है। अब इस लॉगिन के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे टेस्ट करना है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसके लिए अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, मुझे डेटा चाहिए ना, टेस्ट डेटा चाहिए ना। क्या चाहिए टेस्ट डेटा, कि आपको वैलिड यूजर आईडी, मतलब एक कम से कम एटलीस्ट एक वैलिड यूजर आईडी वैलिड पासवर्ड चाहिए, तभी तो मैं चेक कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिन, ठीक है, और ये पासवर्ड है इसका, करेक्ट, ये मैंने इसको मैनेज कर दिया यहाँ पे। अब मैं डैशबोर्ड के अंदर चला गया, अब मैं ये डैशबोर्ड का लिंक कॉपी करा, अंदर वाला लिंक कॉपी करा, ठीक है, और लॉग आउट करा, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, वापस से अंदर वाला लिंक एक बार फिर से हिट करूँगा और अंदर जाता हूँ, अंदर चला गया, लॉगिन हो गया। तो ये बग है, बग है ना, बहुत बड़ा बग है। बिना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले आपका लॉगिन है। हाँ, तो मतलब सामने वाला डेवलपर ने वही बोला, अभी ये स्टेजिंग में चल रहा है प्रोजेक्ट अभी, ठीक है, तो लेकिन ये मेजर है ना, ओके, कितना बड़ा मेजर बग है। अब ये बग मुझे कब तक याद रहेगा, जब तक मुझे नया बग नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं क्या बनाता हूँ, एक रिपोर्ट बनाता हूँ। तो रिपोर्ट से मुझे क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि अच्छा ये बग था, और ये बग, अब बग के भी अलग अलग स्टेज होते हैं, कि क्रिटिकल बग है, ठीक है, कि नॉर्मल बग है। तो यदि आपने ये क्रिटिकल में आएगा, क्योंकि सामने वाला मान लो कभी भी अंदर का कोई भी यूआरएल हिट करता है लॉग आउट करने के बाद, तब भी वो जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बग रिपोर्ट बनाते हैं ठीक है। तो देखो, इसको बग रिपोर्ट अपन बनाते भी जाते हैं, क्योंकि ये चीज़, ये लाइव प्रोजेक्ट के अंदर ये इश्यूज आएंगे तो इसको अपन सॉल्व भी करेंगे। तो कैसे बनाते हैं, इसलिए मतलब देखो, जो एक्चुअल टेस्ट केस रिपोर्ट, ठीक है, हम पढ़ेंगे, पर अब कंपनी कोई टेस्ट केस रिपोर्ट नहीं बनवाती। अब डे फर्स्ट से क्या बनाती है कि जो भी आपने बग निकाला, उस बग को आप क्या करो, एक बग रिपोर्ट के फॉर्म में डाल दो, और उस बग रिपोर्ट को शेयर कर दो किसको, डेवलपर को। तो जैसे देखो, अभी ये बग रिपोर्ट है, अब ये बग रिपोर्ट बनाया मैंने, एक गूगल ड्राइव बना लेता हूँ, और वो उसको मैं आपको भी शेयर करता हूँ, आपको भी जो बग निकलेगा आप उसमें अपेंड करते जाना। अब मैं अभी क्लासरूम में जो बग ढूंढ रहा हूँ वो भी मैं अपेंड करते जाऊँगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको जो सॉल्व होने के बाद फिर उसको रीटेस्ट करेंगे, फिर उसको रीटेस्ट करेंगे। तो रीटेस्ट का नाम मतलब रिग्रेशन। अब रिग्रेशन मतलब सिर्फ रीटेस्टिंग नहीं, देखो रिटेस्टिंग अलग है, रिग्रेशन अलग है। रीटेस्ट का मतलब सिर्फ आपने उसी बग को टेस्ट करा, और रिग्रेशन मतलब ऑल ओवर एप्लीकेशन को आपने टेस्ट करा, फिर से करा पूरा, मतलब एप्लीकेशन में एक बग खत्म करने के बाद आप सिर्फ उस बग को नहीं चेक कर रहे हो, उस बग के अलावा एप्लीकेशन में और जितनी सारी चीज़ें ना सबको चेक कर रहे हो। हाँ, मतलब वो आपने जो पहले किया वो काम भूल जाओ, हाँ, फिर से बैक टू जीरो टू ऑल, और वो करते करते वो भी करना है, हाँ, जो अपन ने पहले किया। हाँ, वो भी करना है पूरा, ये चीज़ है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। मतलब गाड़ी के अंदर यदि एक भी चीज़ में यदि प्रॉब्लम आ गई, तो वो तो आपको सही देखना ही है, कि बाकी पूरी गाड़ी चला के भी देखना है। देखना, कभी भी गाड़ी सुधरवाना चाहे तो मैकेनिक सिर्फ पूरा उन्हीं वो गाड़ी को पूरा चला करके भी वो देखता है, और उसके बाद फिर वो करता है, हाँ आप गाड़ी आप चला सकते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो यही चीज़ आपको करना है। तो थोड़ा ये मतलब ये आपका ये कह सकते हैं आप कि दिमाग का गेम भी है, कि आप कितना एनालिसिस कर, बस एनालिसिस कर, आपकी इमेजिनेशन है, कितना आप सोच सकते हो कि ये गलत हो सकता है या वो गलत हो सकता है। हाँ, मतलब आपको पूरा निगेटिव माइंड सेटअप के साथ ही एप्लीकेशन को देखना है। मतलब आपको एप्लीकेशन को ऐसा नहीं देखना है कि इसमें बग नहीं होगा, यार ये एक डेवलपर 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस ने कोडिंग करी है, किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। 15 साल का 20 साल एक्सपीरियंस वाला भी एक्सपर्ट होगा ना, वो भी एक पहली बार मिस्टेक करेगा ही करेगा। आप कोई भी डिवाइस देखो ना, टेस्टिंग सब जगह होती है। आपके जब कार कोई बनता है तो वो लोग टेस्ट करते हैं, उसको भिड़ा करके देखते हैं बहुत रफ्तार से, ठीक है, फिर वो स्टार देते हैं, 5 स्टार सेफ्टी, 4 स्टार सेफ्टी, क्या है ये वो टेस्टिंग ही तो है। वो पहले टेस्टिंग करते हैं फिर मार्केट में लाते हैं, ठीक है, जिससे क्या उनके ब्रांड को दिक्कत ना आए। तो ब्रांड वैल्यू को जैसे वैसे कंपनी है, अब कंपनी के अंदर एक नॉर्मल सा बग यदि कहीं पर भी प्रोडक्शन के बाद यदि रिलीज हो गया, दिख गया, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना कंपनी के लिए।
देखो ये मैं एक बग रिपोर्ट बना रहा हूँ अभी नॉर्मल, इसका नाम दे दिया मैंने बग रिपोर्ट का। मैं मतलब अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसका एक फॉर्मेट भी होता है, वही बता दूंगा मैं आपको। इसका नाम दे दिया मैंने बग रिपोर्ट। ये जैसे अभी आप एंट्री कर रहे हो, ये नॉर्मल अपना इसमें स्प्रेडशीट में कर रहे हो, हाँ, यही शायद कंपनीज यूज करती है जीरा। जीरा में भी कर सकते है हैं ना? बहुत सारी कंपनी, गूगल ड्राइव भी यूज़ करती है, हाँ। बहुत सारी कंपनी जीरा भी यूज़ करती है, बहुत सारी कंपनी ओडो भी यूज़ करती है, बहुत सारी कंपनी सेल्स फोर्स भी यूज़ करती है। तो बेसिकली बस जीरा एक तरह से एंट्री का काम करता है, हाँ। उसमें आप अपनी जो भी एंट्रीज है वो सारे करते हो। हाँ, और उसमें जैसे ये access जो करके बग करते हो। आया ना, अब इस बग को मैं जीरा में भी क्या कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ। वो मैं अभी नेक्स्ट डे बताऊंगा आपको हाँ। जीरा। अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बग का पर्टिकुलर टाइटल आ जाएगा, फिर बग का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिप्रोड्यूस बग। बग की प्रायोरिटी कि क्या है, बग की प्रायोरिटी क्या है। एक प्रायोरिटी और सिवियरिटी भी हाँ, करके बड़ा एकदम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि इसके लिए एक बग के लिए एक पूरी शीट बनती है, ठीक है। आप जैसे आप पूछ भी सकते हो, जैसे चैट जीपीटी तो बिल्कुल मॉडर्न दे देगा। अब ये तो खैर अपन अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे ना, ऐसा हाँ। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई तुमको इसी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है, ये तो अपन ने जो किया हाँ, वो बस अपने देखो, को लिखना है। गिव मी द स्टैंडर्ड, मतलब एक्चुअली क्या रहती है, एक एजेंसी भी है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी रिलीज करती है, पर उसको कोई फॉलो नहीं करता। ओके। स्टैंडर्ड बग रिपोर्ट फॉर्मेट, ISTQB का नाम सुना होगा ना, ISTQB। ये सर्टिफिकेशन जो देती है। हाँ, वो पूरा अपना एक जनरेटेड मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज करती है कि ऐसे टेस्ट केस बनाओ, ऐसे बग रिपोर्ट बनाओ। जब आप वो एग्ज़ाम देते हो तो आपको फिर उसके हिसाब से ही सही करना पड़ता है, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसके डॉक्यूमेंटेशन में जो है उसी चीज़ को यदि आप अपना दिमाग लगा करके एग्ज़ाम दोगे तो फेल हो जाओगे। हाँ। वो जैसा बोलता है, वो बोलता है कि बग रिपोर्ट में कितने पैरामीटर होने चाहिए, तो उसने बोला 11, तो आपको 11 में टिक करना है, ऐसा। जबकि पैरामीटर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है, बग की आईडी होती है, ठीक है। इसके बाद टाइटल या समरी होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, फिर स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, वही जो मैंने बताया अभी, फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट ये भी दे सकते हो, फिर सेवेरिटी मतलब इम्पैक्ट क्या है उस बग का। ये देखो इसमें रहता है ब्लॉकर मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन क्रैश, कैन नॉट प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हो। ब्लॉकर मतलब जैसे मान लो रहता है रुक गया एप्लीकेशन, अब उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ओके। तो उसको ब्लॉकर बोलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि यदि मेजर फंक्शनैलिटी ब्रोकन हो रही है, मतलब आपका पास पर्टिकुलर एक लिंक है, वो लिंक पे आपने हिट किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, लॉग इन हियर, क्लिक करा आपने, वो ब्रोकन है। मेजर फंक्शनैलिटी यदि ब्रोकन है उसको बोलते हैं क्रिटिकल। मेजर्स मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स नॉट वर्किंग, जैसे ये वाला जो बग होगा ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स नॉट वर्किंग मेजर में आएगा। ये किस में आएगा, मेजर में आएगा। माइनर मतलब जैसे आपको कोई यूआई या कोई स्मॉल बग या इश्यूज आते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। ट्राइबल तो ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ। टाइपो, अलाइनमेंट इशू, ये मतलब स्पेलिंग मिस्टेक यदि कुछ होता है तो उसमें क्या आता है, टाइपो एरर आता है ना। कभी कभी आप गूगल में जाते हो और कोई URL डोमेन नेम आपने गलत लिख दिया तो उसमें टाइपो एरर आ जाता है, तो वो ट्राइबल है, वो मतलब बहुत मिनिमल है। तो मोस्ट ऑफ द केस में ये 3 जो है ना, इनको अब प्रायोरिटी सेवेरिटी का मतलब ये है कि इम्पैक्ट, और प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि डेवलपर उस बग को कब सॉल्व करेगा। मतलब डेवलपर आज ही सॉल्व करेगा, मतलब आपने उसकी प्रायोरिटी हाई कर दिया, जिसका मतलब डेवलपर को आज ही एनी हाउ उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। मीडियम कर दिया तो मतलब जब उसको टाइम मिलेगा तो कर सकता है। लो मतलब जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसकी इच्छा पे ये कर देगा तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कहीं पर आपको कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिख दिया, तो अब उसको लगता है कि ये चीज़ मैंने क्या दे दिया, लोड में डाल दिया, मतलब अब वो मेन हेडिंग में नहीं है, सब हेडिंग में भी नहीं है, नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर है, तो वो चलेगा। तो उसको अपन मैं उसकी प्रायोरिटी क्या दे दूंगा, लो दे दूँगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रायोरिटी दे करके भी अपने ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा कि अपने को क्या देनी है उसको। हाँ, अपने को क्या और देना, इन तीनों में से भी क्या देना है, किस कैटेगरी में डालना है, ये भी अपना ही काम है।
किस कैटेगरी में डालना ये भी आपका ही काम है, बस ये है कि आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। फर्ज करिए मान लीजिए कोई अगर कोई मेजर कैटेगरी में आता है, वैसे मेरे को अभी एट प्रेजेंट मेरे को नहीं पता कि इसको किस कैटेगरी में मैं डालूंगा, उसको मैं मेजर की जगह सिवेरिटी में डाल देता हूँ या सिवेरिटी वाले को मैं मेजर में डाल देता हूँ। सेवेरिटी के अंदर ही मेजर है। अच्छा। सेवेरिटी 5 टाइप के होते हैं मैंने देखा जाए तो, एक होता है ब्लॉकर, ओके। दूसरा होता है क्रिटिकल, तीसरा होता है मेजर और चौथा होता है माइनर। ये इसके टाइप है। ओके। जैसे अभी वाला जो मैंने बताया ना, जो लॉगिन वाला जो बग आया, हाँ। ये किस में आएगा, मेरा मेजर में आएगा। क्यों मेजर में आएगा? क्योंकि मेरा जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। ब्लॉकर का मतलब ये तो है कि जैसे साइड ही नहीं खुल रहा है, मैंने यूआरएल हिट करा, ऑटोमेटिकली क्या आ गया है आपके पास, क्या आ गया, वो एक पेज आ गया एरर वाली, तो वो ब्लॉक कर दिया ना, अब आगे मैं बढ़ भी नहीं सकता हूँ। तो ब्लॉकर मतलब आपका मतलब आगे आप एप्लीकेशन को चला ही नहीं सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि मेजर फंक्शनलिटी, आपके पास कोई लिंक है, उस लिंक पे आपने क्लिक करा, उसमें कुछ खुल ही नहीं रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्रिटिकल। फंक्शनलिटी है, जैसे अभी मेरे पास ये पूरा लॉगिन हो रहा है, मैं डैशबोर्ड में भी जा रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ, लेकिन वापस से फिर मैंने वापस से क्रॉस चेक किया, लॉग आउट करने के बाद भी मैं यदि अंदर का यूआरएल हिट मार रहा हूँ तो मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूँ, तो ये क्या है आपका, ये मेजर में आएगा। अब यही इश्यूज कहाँ पर होता है, नॉर्मल होता, मतलब लॉगिन में नहीं होता, कहीं और जगह होता, ठीक है। जैसे माइनर के मतलब एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे स्पेलिंग मिस्टेक की जो एरर होती है, अब वो टॉप में नहीं है वो स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब हेडिंग का जो स्पेलिंग मिस्टेक है, हेडिंग के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो मेजर है, और किसी कंटेंट के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो माइनर है। ये चीज़ें, तो सेवेरिटी मेन है कि आपके एप्लीकेशन का उस चीज़ में कितना इम्पैक्ट है, और प्रायोरिटी मतलब उस चीज़ को डेवलप, ये आप डिसाइड कर सकते हो। प्रायोरिटी मतलब उस चीज़ को आपको कब ख़त्म करवाना है, डेवलपर कब उसको रिजॉल्व करेगा, ये चीज़ क्या होती है, प्रायोरिटी में आती है। और वो डिसाइड करेगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको दी हुई है डेडलाइन की, इस डेडलाइन पे हमको चाहिए। हाँ, तो वही डेडलाइन, जो डेडलाइन है वही तो जीरा में रहता है। अभी जैसे मैं एक्सेल में भेजा, डेवलपर ने देखा नहीं देखा, डेवलपर मतलब डेवलपर का हम ट्रैक नहीं कर पाते यहाँ पे, हमने भेज दिया पर डेवलपर ने देखा नहीं देखा, किया नहीं किया। जीरा में क्या होगा कि आपने भेजा, डेवलपर ने नहीं देखा तो उसको 5 बार नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा। कि भाई ये इन्होंने भेजा है, आपने उसको नोटिफाई करो। डेवलपर ने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा डेवलपर ने देख लिया, डेवलपर ने सॉल्व कर दिया तो आपको बोर्ड में दिख जाएगा हाँ डेवलपर ने सॉल्व कर दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया। तो मतलब जीरा ने क्या दिमाग लगाया है कि टेस्टर और डेवलपर के बीच में फ़ोन से या चैट से कम्युनिकेशन ना हो करके सीआरएम के थ्रू, की दोनों टीम अलग अलग है, डेवलपमेंट टीम यहाँ बैठी हुई है, टेस्टिंग टीम यूएस में बैठी हुई है, उनका शिफ्ट ही अलग है, एक नाइट में काम कर रहा है, एक डे में काम कर रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप विथ ट्रैकिंग। आईटी कंपनी आजकल क्या कर रही है कि आपका जो टाइम है ना वो 1% भी इधर उधर आपका मैनेज हो, और आप एक्सक्यूज बाद में नहीं दे पाओ। डेवलपर बाद में एक्सक्यूज नहीं दे पाएगा, मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि डेवलपर ने लॉगिन करा और बस जैसे लॉगिन भी कर दिया ना, पता चल जाएगा लास्ट लॉगिन जीरा में इतने बजे था, कैसे नहीं देखा आपने। ये चीज़ है, आपने यदि बोल दिया कि नहीं मैंने तो भेजा था, मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तो डिटेक्ट करा था, तो आपके पास एविडेंस रहेगा वहाँ पर कि भेजा था कि नहीं भेजा था भाई। अब ये डॉक्यूमेंट शेयर है, भेजा था कि नहीं भेजा था, इसको ट्रैक करना इतना आसान काम नहीं है, पर उसको तो ट्रैक 2 मिनट में हो जाएगा। आपका लास्ट लॉगिन दिख जाएगा लॉग में जाके, अच्छा आपने लास्ट लॉगिन किया था, बिल्कुल आपने क्यों नहीं भेजा, आपकी गलती है। ये चीज़ है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है, तो एक दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये कंपनी चाहती है। नहीं तो पता चला झगड़े सुलझाने में पूरा टाइम लग जाए डेवलपर और टेस्टर के बीच में। जनरली वही होता है, क्योंकि यदि आप किसी का बग निकालोगे तो उसको समस्या तो आएगी, वो इतने जल्दी एक्सेप्ट थोड़ी नहीं करेगा, वो भी एक्सपीरियंस आदमी। फ्रेशर रहते एक बार चलो मान भी लेगा, पर एक्सपीरियंस आदमी तो मानने को तैयार ही नहीं होता ना। बग प्रायोरिटी रहता है इसमें, क्या रहता है, प्रायोरिटी सेवेरिटी दोनों दे दिया मैंने, पहले सेवेरिटी आता है फिर प्रायोरिटी आता है। वो कितना सेवियर है, जैसे ना चोट लगती है तो बोलते हैं ना, तो वही वाला सेवेरिटी। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बग की आईडी भी दे सकते हो आप, बग की आईडी भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बाद में वो ट्रैक किससे होता है, हर जगह अपन उस बग की आईडी को ही लिखते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई तो करा है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो जिससे आपको मैंने बात कराई थी वो मेरा भाई पीसीएस में लीड है, वो ओके, टेस्टिंग लीड ही है, मैनुअल टेस्टिंग ही करता है। हाँ हाँ, अच्छा उन्होंने बताया होगा। थोड़ा बहुत मैं उसके साथ बैठा था, हाँ, कुछ एक सेशन, बट वो ये कि वो क्योंकि ऑफिस जाता है तो इतना टाइम नहीं दे पाता है।
तो TCS में ही आपका होने वाला है मतलब? TCS में नहीं, दूसरी कंपनी में हो जाएगा, या अच्छा। कह सकते हैं हो ही गया है ऑलमोस्ट। अच्छा। तो अब क्योंकि पोजीशन रिमोट है तो मैं काम तो कैसे भी करके कर लूँगा, हाँ इतना मुझे भरोसा है। हाँ हाँ। बस मुझे वो जो इनटेक सेशंस होते हैं या कभी ग्रुप कॉल हो गया, मुझे खाली वो सर्वाइव करना है हाँ। स्टार्टिंग में। इंग्लिश तो अच्छी होएगी आपकी, कम्युनिकेशन तो हैंडल क्योंकि आपने IT रिक्रूटमेंट में काम करा है तो अपने आप हो जाता है वो तो बस वही है कि 1-2 महीना मुझे संभालना है कैसे तैसे करके। उसके बाद तो इतना है कि यार काम तो ऐसा कोई मुश्किल सब काम नहीं होता जो सीख नहीं सब सकते। सब सब मैं तो बता रहा हूँ। मैं एक बार कंपनी के अंदर जाने के बाद यदि आपके अंदर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। हाँ। सिर्फ एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चीज़ें समझ में जाती ना। ठीक है, अभी देखो ये मैंने बना दिया इसका, अब जैसे मुझे इसको लिखना कैसे, मेन चीज़ ये रहती है कि इसको लिखें कैसे। अब मुझे समझ में आ गया कि क्या है, तो बग टाइटल में क्या दूंगा यहाँ पे, जैसे अभी जो एरर आई थी बग टाइटल में क्या दूंगा मैं? URL करके अपन कुछ दे सकते हैं। हाँ, एडमिन डैशबोर्ड इंटरनल URL ऑथेंटिकेशन। इंटरनल URL ऑथेंटिकेशन बोलते हैं इसको टेक्निकल। अब ये क्योंकि आपको पता है, हाँ ये टेक्निकल हो गया, मेरे को इतना नहीं पता। अगर मैं अभी लिखता तो मैं सिर्फ URL एरर करके लिख देता, हाँ। URL इशू। हाँ, तो इसको बोलते हैं इंटरनल URL, मतलब लॉगिन के बाद के जो URL होते हैं ना उनको इंटरनल बोलते हैं। और जो पब्लिक URL मतलब जो बिना लॉगिन के जो URL आते हैं, मतलब बिना लॉगिन के जो पेजेस खुलते हैं उसको अपन पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लॉगिन की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंटरनल URL फील्ड है ये। ठीक है, बग डिस्क्रिप्शन आफ्टर लॉग आउट इंटरनल URL ऑफ डैशबोर्ड एंड ऑल पेजेस। अभी मैंने ऑल पेजेस भी लिख दिए। तो इसमें सिक्योरिटी, ये एक तरह सिक्योरिटी टेस्टिंग का भी पार्ट हो गया। अब इसको रिप्रोड्यूस यदि कोई करेगा तो उसको बताना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा। आपके पास क्या करना पड़ेगा, एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हालांकि पूरा इसमें बताते भी हैं कि इसका यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, लिंक ये है, उसको बोलते हैं टेस्ट डेटा। ठीक है, अब अपने को डेटा भी तो चाहिए। मान लो कोई, अब मैंने ये फाइल भेज दिया किसी को, आपको ही भेज दिया, अब आपको पता थोड़ी ना कि इसको कैसे ओपन करने का कैसा है। एडमिन लॉगिन दे दिया मैंने यहाँ पे, एडमिन लॉगिन में जाना है, इसके बाद आपको लॉगिन करना है। एंटर वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, ये तो पता है ना। क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम पासवर्ड। कॉपी इंटरनल URL, इसके बाद इंटरनल URL को कॉपी करना है। फिर क्या करना है अपने को, लॉग आउट, हिट इंटरनल URL डैशबोर्ड पेज विल ओपन, हिट इंटरनल URL, बस इतना लिखना है अपने को। इसके बाद अपन इंटरनल URL क्या करेंगे, हिट करेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। अब इसमें एक आता है, एक ही उसमें करने के लिए, ये जो रिप्रोड्यूस बग ये लिखा है, ये बंदे क्या लिखा है अभी? रिप्रोड्यूस बग मतलब जैसे मान लो आपको ये बग को वापस से ओपन करके देखना है। अच्छा, फिर से देखना है। ओके। तो आपको ये प्रोसेस याद नहीं रहेगी, क्योंकि अभी आपके पास 50 बग आ जाएंगे। तो आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि पता चला आपने बोल तो दिया प्रेजेंटेशन में कि ये बग है, तो सामने वाले बोलेंगे चलो करके दिखाओ। तो कभी कभी क्या होता है कि उनके सामने नहीं मिलता। अब अगर आप ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया तो उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन में दिक्कत नहीं आएगी, और उनके सामने ये पूरा एक एविडेंस है ना, ये एविडेंस है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद बग सेवेरिटी क्या है इसमें, जैसे बताया मैंने कि बग सेवेरिटी में मेजर है ये। प्रायोरिटी क्या है, हाई। प्रायोरिटी किसके लिए होता है, डेवलपर के लिए होता है कि कब इसको फिक्स करना, मतलब फिक्सिंग के लिए प्रायोरिटी है। इम्पैक्ट के लिए सेवेरिटी है।
ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यदि आपके बग के अंदर ये चीज़ें हैं, देखो तो क्या क्या पैरामीटर्स दिया था उसने, सेवेरिटी, फिर बग स्टेटस, ये देखो न्यू है, ओपन है, असाइंड है, इन प्रोग्रेस है, फिक्स है, रिटेस्ट है, क्लोज है, ये इसको बोलते हैं बग स्टेटस, ये भी जरूरी है। यदि क्लोज हो गया मतलब ठीक है, डेवलपर ने सॉल्व कर दिया। इन्वायरमेंट, वेयर बग इज़ फाउंड, किस इन्वायरमेंट में मैनेज किया। टेस्ट डेटा, देखो बताया था मैंने, टेस्ट डेटा, इसमें कोई अटैचमेंट, स्क्रीनशॉट, तो ये इसको एक्सेल के थ्रू मैनेज करना, ड्राइव के थ्रू मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं, जीरा यूज़ करते हैं। तो जीरा में सब चीज़ें रहती है, आप खटाखट उसको मैनेज करो। मैं नेक्स्ट सेशन में वही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। आज तो मैं आपको एक रॉ बता देता हूँ कि कैसे मैनेज होता है, ठीक है। अब इसमें जो जैसे अपन ने ये मैनुअल लिखा है, हाँ, ये लिखा नहीं, उसमें पहले से लिखा उसमें ये सब लिखा हुआ रहेगा। हाँ, आपने वो सिर्फ वो बहुत सरल है, हाँ। ये थोड़ा एक टफ हो गया क्योंकि इसमें अपन खुद बना रहे हैं। हम्म। वो बहुत सरल है, उसमें सब चीज़ें पहले से बनी हुई है, बस आपको वहाँ पे डेटा एंट्री करना है और मैनेज करना है, बस ये चीज़ है, ठीक है। बाकी स्टेटस में क्या करती है, मैंने इसको न्यू करा, मतलब ये नया एरर मुझे मिला है, ठीक है, ये चीज़ें। तो स्टेटस मतलब ये स्टेटस चेंज होता रहता है, जैसे डेवलपर अभी आपने न्यू है, डेवलपर ने इसको देख लिया, ओपन हो जाएगा बस, ठीक है। इसके बाद असाइंड हो जाएगा, असाइंड होने के बाद वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग के बाद क्लोज हो जाएगा, तो क्लोज होने के बाद फिर वापस उसमें आप जाओगे, उसमें आप फिर टेस्टिंग कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट डेटा, कि आपको क्या टेस्ट डेटा यूज़ करना है। टेस्ट डेटा में क्या है, यूआरएल, जैसे सामने वाला आपको कौन सा यूआरएल, लॉगिन किससे होगा, एडमिन, तो उसका यूआरएल पता होना चाहिए ना आपको। ये देखो, जैसे ये है यूआरएल, तो ये यूआरएल मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा सामने वाले को, जैसे ये यूआरएल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अभी मैंने इसका यूजर नेम भी दे दिया, आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर के लिंक भी टेस्ट कर लेना, जैसे ये यूआरएल में और अंदर के जो लिंक है ना वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या टेस्ट करना है आपको ही बता देता हूँ, तो वो प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये यूआरएल है, इसके अंदर गए, जैसे अभी अपन ने एक बग मिला था अपने को, ये नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये किसका है, ब्राउजर का है, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे जो फ्रेश रहते हैं वो इसको भी चेक करने लग जाते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट द अवर पार्ट, ठीक है, दिस इज़ द ब्राउजर पार्ट। ये ब्राउजर का इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, वो आपको एक हेल्प के लिए बोल रहा है कि आप पासवर्ड स्टोर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, इसके लिए होता है। तो ये अपना कंसर्न है ही नहीं, ये अपना कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे ये अपना डैशबोर्ड आ गया, अब इस डैशबोर्ड में अपने को चेक करना है कि कोर्सेज का ऑप्शन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अपन ने हिट कर दिया, ठीक है, देखा ठीक है, कोर्सेज में ऑर्डर है, टाइटल है, टाइप है, लैंडिंग पेज है, एक्शन, ये एलएमएस का डैशबोर्ड है अंदर का। अब जैसे मुझे कोई कोर्स ऐड करना था, आपको ये भी पूरा टेस्ट करना है कि ये कोर्स में प्रॉपर सभी चीज़ें प्रॉपर ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। बेसिकली हर चीज़ अभी ऐसे ऊपर कर दिया, इसमें अपन ने कोर्स फाइल अपन क्लिक कर रहे हैं तो एक्चुअल फाइल खुल, हाँ, अब एक पॉजिटिव भी देखो, डेवलपर क्या होगा, वो इमेज फाइल को लेगा, सबमिट करेगा, काम खत्म उसका। पर बीइंग अ टेस्टर आप उस फाइल में इमेज फाइल को भी लेके, मतलब इमेज के अलावा आप पीडीएफ फाइल भी लेके जाओ। अब यदि वो पीडीएफ ले रहा है तो गलत है ना, गलत है, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए वहाँ पर, मतलब सिर्फ इमेज फाइल लेना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, तो वो एक बग मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 100% ये वाला भूल तो हर डेवलपर करता है, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, पर थोड़ा सा फ्रेशर या मीडियम लेवल है तो वो तो करेगा ही करेगा। तीसरा कि इमेज का जो साइज है, अब पता चला किसी ने बहुत हैवी साइज का कोई इमेज, अब हैकर क्या करते हैं, जैसे किसी साइट को बिठाना है, अब नॉर्मल जो डेवलपर होता है उसने साइज का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो हैकर क्या करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो फाइल उठा के लाएंगे 15-20 GB का, और वो उसको जा करके अपलोड मार देंगे। अब उसके सर्वर का स्पेस 1 GB का लेके रखा है उसने शेयर्ड, तो सर्वर अपने आप उसका सर्वर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हालांकि सर्वर वाले बेचारे अपने एंड पे भी लगा के रखते हैं कि जैसे उसके सर्वर का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है 1 GB है, पर AWS जैसा सर्वर हुआ तो AWS के लिए तो फ़ायदा ही है। AWS तो बोलता है कि जैसे उसमें ऑटो स्केल अप कर रहता है कि आपने 1 GB का लेके भी रखा है, और यदि आपके पास रिक्वेस्ट वहाँ से 10 GB का आया क्लाइंट एंड से, और आपने उसमें ऑटोमेटिक स्केल अप ऑन करके रखा है, तो वो 10 GB स्पेस आपका मैनेज कर लेगा और चार्ज आपका 10 GB का काट लेगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा, महीने में बिल आपका आ रहा था 2000 रुपये, और पता चला किसी हैकर ने आपके एप्लीकेशन से उसको मैनेज कर दिया, तो वहाँ पे महीने का बिल आ रहा है आपका 2 लाख रुपये। इसलिए टेस्टिंग जरूरी है। तो टेस्टिंग में टेस्टिंग एंड से ही ये सब चीज़ें पहले से क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती हैं, तो फिर ये सब समस्याएं नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसको पूरा टेस्ट करना है आपको, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, जैसे कोर्स का पूरा टेस्ट करना, किसमें कोई बग ना हो, ठीक है। बड़ी फाइल मत डालना, फिर इसके बाद एडिट करके देखना, किसी भी कोर्स में कोई भी चीज़ को हटा करके
ये कम करके, जैसे कोई कोर्स के अंदर कुछ चेंजेस करके देखना, ठीक है, डिलीट करके देखना। अब देखो जैसे डिलीट करा मैंने, तो ये कन्फर्मेशन यदि किसी ने नहीं लगाया तो गलत है। कन्फर्मेशन लगाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक भी तो किसी से क्लिक हो सकता है ना। कन्फर्मेशन जैसे आजकल क्या रहता है कि आप कैप्चा, अब आपसे पूछे कैप्चा क्यों लगाते हैं, तो बताओ क्या रीजन होता है कैप्चा लगाने का? वही है कि पहले तो कैप्चा का तो फिर आजकल वही रहता है ना कि ह्यूमन है कि नहीं है। हाँ, पहला तो ये ह्यूमन है कि नहीं, दूसरा कि फिर वही अगर किसी ऑटोमेशन ना हो पाए। किसी को वाकई करना होगा तो कैप्चा एंटर करेगा। ऑटोमेशन, ये जो ऑटोमेशन टेस्टिंग से ज़्यादा लोग किसका दुरुपयोग कहाँ पे कर रहे हैं पता है? ऑटोमेटिक बुकिंग, जैसे IRCTC का ऐप है, अब रेलवे रिजर्वेशन करना तो उन्होंने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना के रख लिया। तो वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्या करेगा, लॉगिन करेगा, लॉगिन करके टिकट बुक कर देगा सीधा। उसमें सब खट खट ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसमें जो टूल अपन यूज़ करते हैं ना, वो टूल वो वहाँ पे यूज़ करते हैं और पूरी चीज़ें को ऑटोमेटिकली फिल करके मैनेज कर दी। शेयर खरीदना, तो उसमें उन्होंने लॉजिक लगाया कि यदि इसका शेयर जैसे बढ़ेगा, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना हुआ है, कुछ नहीं करना है, आपके बिहार पे पूरा ऑटोमेशन काम कर रहा है। तो टेस्टिंग से ज़्यादा लोगों ने उसका सदुपयोग कहाँ पे कर लिया, उधर कर लिया। और है वो टेस्टिंग टूल ही सेलेनियम ही है। तो सेलेनियम से ऐसे सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। मेरे पास बहुत, मैंने 8-10 सॉफ्टवेयर ऐसे मैंने खुद भी बनाए। पंजाब हरियाणा इधर से बहुत ऑर्डर आते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के ऑटोमेट करने के, क्योंकि उनको वीज़ा बहुत करना रहता है ना बाहर जाने के लिए। तो उनका वीज़ा ऑटोमेटेड क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, सबसे पहले अप्लाई उनका ही हो, ऐसा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। क्योंकि मैनुअली खोलेगा आदमी, लॉगिन करेगा, तब तक वो फुल हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से खट से वीज़ा उनका लग जाए। ऐसी स्क्रिप्ट मुझसे बनवाया था। हाँ, तो ये रन कर देते और उधर ऑटोमेटिकली। हाँ, मैंने सेलेनियम में बना दिया है ऑटोमेशन टेस्टिंग में ऐसा। ठीक है, तो इसमें कोर्स है। देखो कोर्स के बाद क्या है, लेक्चर है। पहले मैं यूज केस समझा देता हूँ। कोर्स के अंदर लेक्चर है। तो जैसे कोर्स मैंने एक सर्च करा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैंने एक कोर्स हो गया। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो लेक्चर हो गया। ठीक है, अब लेक्चर में यदि आप जाओगे, देखो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस कोर्स के लिए। फिर लेक्चर का टाइटल रहेगा, लेक्चर का वीडियो URL रहेगा, ठीक है, लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा, लेक्चर का PDF लिंक होगा। सेव लेक्चर करूँगा मैं, तो फिर ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। जैसे वॉच करूँ वीडियो, तो यदि कोई वीडियो है तो वो खुलना भी चाहिए यहाँ पर। तो मतलब पूरा प्रॉपरली चलना चाहिए। मैंने अभी अपने एंड से क्या टेस्टिंग कर रहा हूँ, पर मैं आपको भी दे रहा हूँ कि लाइव प्रोजेक्ट है पूरा, इसमें आपको टेस्टिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एडिट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको जितने मतलब अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन अपना दिमाग लगा के इसके अंदर बग निकालना है। तो इससे आपको एक लाइव प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको करना यही है। ठीक है, कैसे लिखना है ये तो आपको धीरे धीरे लिख के आ ही जाएगा। अब जैसे आप इसको अपने भाषा में लिख के लाओगे, कल मैं देखूंगा कि आपने कैसे लिखा, फिर मैं उसको इन्हेंस कराऊंगा कि इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको ऐसा लिखना है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर्स हो गया, यहाँ पे लेक्चर आ जाएगा। इसके बाद कोर्स बंडल। अब ये बंडल मतलब होता है बहुत सारे कोर्सेज का कलेक्शन। ठीक है, जैसे बंडल के अंदर मैंने क्या करा कि मान लो मुझे एक कोर्स बनाना है कि मैनुअल टेस्टिंग भी सामने वाला करेगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी करेगा, पाइथन भी करेगा, जावा भी करेगा। अब उसको चारों चीज़ें चाहिए। तो वो बोलता है कि सर मेरे को चारों चीज़ों का मुझे रिकॉर्डेड दे दो। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, चारों चीज़ों का रिकॉर्डेड ले ले तू। इसका एक बंडल बनाया, प्राइज रखा और पब्लिश कर दिया। तो ये मैंने बंडल बना कर रखा है। किसी को इंडिविजुअल कोर्स भी चाहिए किसी बंदे को, और किसी को पूरा बंडल भी चाहिए, तो वो पूरी चीज़ें वो मैनेज कर सकूँगा। तो इसका पूरा बैकएंड बनाया मैंने ये। तो इसको भी आपको टेस्ट करना है। ये पूरा एडमिन डैशबोर्ड है, इसमें एडिट भी बनाया है मैंने, डिलीट भी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना कर रखी है इसमें। तो ऐसे इसके 2 पैनल हैं। ये तो यूजर पैनल हो गया। ऐसे ही मैंने इसका वो भी करूँ। पहले यूजर पैनल टेस्ट करो, फिर मैं दूंगा कोडमग के अंदर का जो बाय डिफ़ॉल्ट कोडमग.lms.कोडमग.in कोडमग यूजर होगा एक अच्छा कोडमग.in डायरेक्टली भी है। ये देखो यहाँ पे पूरा मतलब आप एज अ फ्रेश यूजर भी जा सकते हो। जैसे ये कोर्स, जैसे आप वहाँ से जो कोर्स बनाओगे ना, वहाँ से जो कोर्स बनाओगे ना एडमिन से, वो कोर्स यहाँ दिखेगा भी। ठीक है, जैसे आपने कोई कोर्स बनाया टेस्टिंग का, जैसे अभी टेस्टिंग है तो टेस्टिंग का यहाँ दिख भी जाएगा। फिर उस टेस्टिंग कोर्स में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको हिट करना है। हिट करने के बाद इसका क्या आ जाएगा, एक लैंडिंग पेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका एक लैंडिंग पेज ऐसा बना हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ से गेट कोर्स नाउ करूँगा मैं। यहाँ पर पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है, देखो पेमेंट गेटवे भी इसमें टेस्ट होगा। ठीक है, पेमेंट गेटवे प्रॉपर काम कर रहा है। पेमेंट गेटवे के बाद जैसे मैंने यहाँ पे गया, आपका पूरा नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड डालूंगा। 15 रुपये का लगाया अभी मैं, क्योंकि भी टेस्टिंग चल रहा है ये। 15 रुपये का पेमेंट किया, पेमेंट फिर पास हुआ, और उसके बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। वो कोर्स आप पढ़ सकते हो। मतलब सब कुछ ऑटोमेशन है इसमें।
तो वो चीज़ मैं पूरा इसमें बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डेवलपमेंट भी करता हूँ, टेस्टिंग भी करता हूँ, दोनों चीज़ें मेरे। मैं मतलब खुद भी कोडिंग करता हूँ अपने आईटी के जो कंपनी के प्रोजेक्ट चलते हैं ना, उनमें से जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है, जैसे बोला ना कि आप बोल रहे थे ना कि आप फ्री स्लॉट होता होगा, मेरा फ्री स्लॉट रहता ही नहीं है। यदि मेरे को जैसे टाइम नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, ये डेवलपमेंट चालू कर देता हूँ। हाँ, ये चीज़ें रहती है। फ्री इसी में घर में रहता हूँ, फिर घर में कुछ भी नहीं करता हूँ, यहीं पे जो ऑफिस मतलब पूरा काम, तो ये आपको करके लाना है। ठीक है। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ, ये स्प्रेडशीट। क्या नाम से है? हेमंत। हेमंत हेमंत पटेल। पटेल, ये है ना? और हेमंत पटेल, आगे बताइए। मेल आईडी। अच्छा, जीमेल चाहिए? हाँ। तो वो है हेमंत PTL 26। हेमंत PTL 26 26 @ जीमेल। ये हो गया, ठीक है। आपको एडिटर की परमिशन दे दी मैंने, तो आपको ये मेल आ जाएगा इसका आपके मेल में। और जो भी मैंने अभी आपको लेक्चर बताया